वेलकम टू जीएस एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका स्प्रेड कहाँ कहाँ है अर्थ पे। वोल्केनिक एक्टिविटीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अर्थ के लैंड फॉर्म्स में, रॉक्स के स्ट्रक्चर में, रॉक्स के प्रॉपर्टीज में। अब हम लोग मैग्मा के बारे में देखते हैं। मैग्मा क्या है? जब लावा बाहर आ जाता है सरफेस के तो इसको लावा कहते हैं, और मैग्मा जब अंदर रहता है तो मैग्मा उसी को कहते हैं। मैग्मा मोल्टन स्टेट में होता है। यह जब बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे या उसके पहले, तो कभी कभी वो क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। इसको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं या प्लूटोनिक रॉक्स भी उसको कहते हैं। इस फिगर में भी एग्जाम्पल है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का, जैसे सील्स है, डाइक्स है। इसको आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। और मैग्मा जब बाहर आते वक्त सरफेस पे आकर कूल होता है तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। यह दोनों ही इग्नियस रॉक है, क्योंकि दोनों का मटेरियल कैसा है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, मैग्मा से बना है। और इसमें मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स का माइनिंग होता है इसमें। और ध्यान रखेंगे इसमें पेट्रोलियम या फिर फॉसिल फ्यूल जैसे कोल वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें वह उसके लिए जरूरी होता है प्लांट या एनिमल्स का। इसमें प्लांट एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि यह मैग्मा से बना है, इसलिए मेटेलिक मिनरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ओरिजिन ऑफ वैल्केनोज। एंशियंट ग्रीक का यह मानना था कि जो उनके अंडरवर्ल्ड के गॉड हैं उनका नाम था वुल्कैन। उनके गुस्से से वल्केनो होता है। लेकिन अब हम लोगों को पता है कि क्यों होता है, इसलिए अब ये नहीं बिलीव किया जाता है। लेकिन वल्केनो जो वर्ड है ना, वो वुल्कैन वर्ड से ही आया है, जो कि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड थे, ग्रीक्स मानते थे ये। इसलिए यह बताना जरूरी था कि वल्केनो वर्ड कहाँ से आया है। नाउ हम लोग ये समझते हैं कि मैग्मा कैसे बाहर आता है, वोल्केनिक इरप्शन का क्या कारण होता है। क्योंकि मैग्मा इज हेवीली चार्ज विद गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फरेटेड हाइड्रोजन एंड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर volatile substances. The gases and vapors increase the mobility and explosiveness of the lava which are emitted through the orifice or vent of a volcano. तो जो चार्ज्ड गैस होते हैं वह काफी ज्यादा अंदर से पुश करते हैं बाहर आने के लिए, और जब ओरिफिस या वेंट मिलता है, यानी कि कोई रास्ता, नैरो पैसेज मिल जाता है, तो वह बाहर आ जाते हैं। इसी को हम लोग वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन में लावा जब बाहर आते हैं तो उनके मेनली दो टाइप के होते हैं, बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा। इसमें बेसिक लावा देख लेते हैं। यह हॉटेस्ट लावा होता है। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस है। हाईली फ्लूइड होते हैं, या हाईली फ्लूइड होते हैं। Dark colored like basalt. Basalt is example of basic lava. Remember, basalt is example of basic lava. डार्क कलर्ड के होते हैं कॉमन सेंस है, क्योंकि यह आयरन में बहुत रिच होते हैं, इनमें बहुत आयरन होता है, इसलिए यह डार्क कलर के होते हैं। मैग्नीशियम भी होता है। और पुअर इन सिलिका, यह याद रखेंगे, सिलिका इसमें बहुत कम होता है, पुअर इन सिलिका। यही तो डिफरेंस है बेसिक लावा और एसिडिक लावा में। सिलिका बहुत कम होते हैं बेसिक में, और सिलिका बहुत ज़्यादा होंगे एसिडिक लावा में। यह हाईली फ्लूइड होने के कारण काफी दूर तक इनका स्प्रेड होता है, और ये थीन शीट की तरह स्प्रेड कर जाते हैं। इनका डायमीटर बहुत दूर तक जाता है। यह बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन यह प्लेट्यू का निर्माण करते हैं या प्लेन का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह बहुत दूर तक चले जाते हैं, फैलते हैं, क्योंकि यह फ्लूइड होते हैं। ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाते हैं। जैसे इनका सील्ड या डोम का निर्माण करते हैं ये। यहाँ फिगर में देख सकते हैं बेसिक लावा से कैसा बना है लावा डोम या सील्ड वेल्केनो। इसका हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि काफी दूर तक स्प्रेड हुआ है, लेकिन हाइट कम है। ऊपर तक कम गया है, लेकिन स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ है, डायमीटर बहुत दूर तक गया है। यह हाईली फ्लूइड लावा होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक लावा होते हैं। काफी ज्यादा हॉटेस्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। क्रैटर का निर्माण बीच में करते हैं। धीरे धीरे जब यह इरोजन से नीचे चला जाता है तो इसमें बरसात में पानी भी जम जाता है। मान लेते हैं यह डोरमेंट या एक्सटेंट हो जाता है काफी दिनों से, इसमें ज्यादा हीट नहीं है, तो पानी जम जाता है बरसात के दिन में, और यह क्रैटर लेक या काल्डेरा लेक भी इसको कहते हैं। यह क्रैटर लेक या काल्डेरा लेक का निर्माण इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग एसिडिक लावा पे आते हैं। एसिडिक लावा कौन है? कौन इसलिए है क्योंकि देख सकते हैं यह कोन की तरह बन गया है। क्यों? क्योंकि यह थिक होता है, हाईली विस्कस होता है। इसके कारण बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, और ऊपर
इसकी हाइट बढ़ते चली जाती है। और कई बार कैसा होता है कि वोल्केनो का हाइट लगातार सबसेक्वेंट इरप्शन में बढ़ते चला जाता है। इसको कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। बाद में देखेंगे कंपोजिट वोल्केनो को। अभी एसिडिक लावा कोन्स को देखते हैं। एसिडिक लावा क्या होता है? हाईली विस्कस होता है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा डेंसिटी इसका लो होता है, यह थिक होता है। डेंसिटी इसकी लो होती है, थिक होता है। विस्कस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये विस्कस होता है, क्योंकि इसको लिक्विड बनने के लिए, फ्लूइड होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत होगा, तब यह और ज़्यादा लिक्विड बनेगा, लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए यह विस्कस रहता है। यह लाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका बहुत ज़्यादा होता है। बेसिक लावा में हम लोग देखे थे कि सिलिका बहुत कम था, आयरन ज़्यादा था इसलिए वह डार्क कलर का था, और इसमें सिलिका ज़्यादा है इसलिए लाइट कलर का होगा। यह स्लोली फ्लो करता है और बहुत दूर तक नहीं जा पाता है और सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यह ऊंचा होते जाता है पहाड़ की तरह। इसमें स्पाइन या प्लग का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इस फिगर में देख सकते हैं बीच में स्पाइन या प्लग बन रहा है यह, क्योंकि समय के साथ इरोजन बगल में शुरू हो जाता है। ये सब इरोजन हो रहा था और अब ऐसा बन गया इरोजन होने के बाद। और बीच में जो स्पाइन था, क्योंकि यह ज़्यादा टफ मटेरियल होता है तो इसका इरोजन होता है लेकिन कम होता है। बगल के रॉक्स के कंपैरिजन में इसका इरोजन कम होता है, जिसके कारण यह बाहर से अलग से दिखता रहता है। इसी को स्पाइन या प्लग नाम दिया गया है, वोल्केनिक प्लग और स्पाइन। तो एसिडिक लावा से ऐसा बन जाता है। एग्जाम्पल माउंट पीली इन मर्तनिक। इस माउंट पीली के बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लेते हैं। यह मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वह होते हैं जो कभी कभी फ्रिक्वेंटली वह इरप्ट करते रहते हैं या रिसेंटली वह इरप्ट किए हैं। डोरमेंट वह होते हैं जो इरप्शन फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वह इरप्ट कर देते हैं और उनके इरप्शन के चांस बने रहते हैं। एक्सटेंट उसको मान लेते हैं जो इरप्ट बहुत दिन से नहीं हुए हैं, और लोग उनको एक्सटेंट मान लेते हैं कि अब यह इरप्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है। माउंट काराकाटाउ एंड माउंट वेसुवियस को लोग एक्सटेंट मानता था, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट रहा वो, इसलिए एक्सटेंट कभी कभी अचानक से एक्सप्लोजन भी कर देते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हम लोग देखे थे कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं मैग्मा से। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अंदर रहते हैं, सरफेस के ही बन जाते हैं कूल डाउन होकर, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको सील्स मिलेंगे और डाइक मिलेंगे। सील्स जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, सील्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और डाइक्स वर्टिकल होते हैं। ये सब डाइक्स हैं जो वर्टिकल हैं। टाइप्स में मेनली लोकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ एंड बाथोलिथ होते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन किसके शेप का लगता है। लेकोलिथ डोम शेप्ड का होता है, लोपोलिथ सोसर शेप्ड का होता है, और फेकोलिथ लेंस शेप्ड का होता है। हम लोग देखते हैं लेकोलिथ डोम शेप्ड का यहाँ है फिगर में, और लेपोलिथ सॉसर शेप्ड का है, सॉसर शेप्ड का देख लीजिए, लोपोलिथ ये है, और फेकोलिथ लेंस शेप्ड का, फेकोलिथ ये है। इसमें एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन होते हैं। बाथोलिथ सबसे बड़ा होता है, नीचे में यह देखिए पूरा बाथोलिथ है। ये ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक है। इसमें यूजुअली ग्रेनाइट होता है, ये हाईलाइट कर दिए क्योंकि ग्रेनाइट इसमें होता है, यह याद रखेंगे। अब हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं, जो मैग्मा बाहर आ जाते हैं सरफेस के। देखिए जो सरफेस के बाहर आते हैं उनको लावा कहते हैं। 2 तरह के लावा बताए थे, बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा। बेसिक लावा बहुत दूर तक जाते हैं, एक्सटेंसिव एरिया में जाते हैं, क्योंकि वो हाईली फ्लूइड होते हैं, और वह प्लेन लावा प्लेन्स या बासाल्ट प्लेट्यू का निर्माण करते हैं। बासाल्ट याद बताए थे कि बेसिक लावा बासाल्टिक, याद रखेंगे बेसिक और बासाल्टिक जैसा है। यह बेसिक लावा बहुत दूर तक प्लेट्यू का निर्माण करते हैं, प्लेन का निर्माण करते हैं। वह काल्डेरा लेक्स भी बताए थे, काल्डेरा लेक्स बनाते हैं, क्योंकि डोम और शील्ड की तरह इनका शेप होता है। और देखिए यह पहले का क्रेटर है, यह काल्डेरा कहते हैं इसको। जब यह इरोजन हो जाता है, इरप्शन बहुत दिन से नहीं होता और इसका इरोजन लगातार होते जाता है, तो यह नीचे ऐसा थोड़ा डीप चला जाता है, और इसमें बरसात के पानी जब इसमें जम जाते हैं वर्षा में, तो
यह लेक का फॉर्मेशन करता है। इसको क्रैटर या काल्डेरा लेक कहते हैं। अब एसिडिक लावा पे आते हैं। एसिडिक लावा मोर वायलेंटली एक्सप्लोड करता है। इसके एसेस बहुत ऊपर तक जाते हैं और यह लावा टंग्स और लावा डैम्ड लेक्स का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह हाईली विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए जैसे ही बाहर निकलता है ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता है और कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए यह थोड़ा ऊंचा भी हो जाता है, कोन की तरह हो जाता है। लावा टंग एंड लावा डैम्ड लेक्स बनता है, क्योंकि जब यह कूल डाउन होते हैं उसमें जब बारिश में पानी जम जाता है तो उसको हम लोग लावा डैम्ड लेक्स कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं कि यह एसिडिक लावा ही बाहर निकल रहा है। सम वोल्केनिक इरप्शन, बुक में कुछ वोल्केनिक इरप्शन को स्पेशली दिया गया है, उसको देख लेते हैं जल्दी से ब्रीफली। माउंट वेसुवियस अभी हम बताए थे कि इसको लोग एक्सटेंट मानता था, लेकिन अचानक से इरप्ट कर जाता है 24 अगस्त एडी 79 में। 4000 फीट की ऊंचाई है इसके बे ऑफ नेपल्स, जो कि इटली में है। और इससे जो व्हाइट हॉट लावा निकल रहे थे उसके पास एक सिटी था पॉम्पी नाम का। वह 20 फीट अंदर चला जाता है वोल्केनिक एसेस के, और सारे लोग उसमें दफन हो जाते हैं और डेथ हो जाती है सबकी। बाद में टोरेंशियल रेनफॉल भी होते हैं, जिसके कारण यह सीमेंटेड हो जाते हैं और 20 फीट अंदर पूरी शहर चली जाती है। इसमें बहुत लोग मारे गए थे। यह इटली में कहाँ है? बे ऑफ नेपल्स के में है। माउंट काराकाटाओ, यह माउंट काराकाटाओ एक काराकाटाओ नाम का स्मॉल छोटा सा वोल्केनिक आइलैंड है सुंडा स्टेट में। यह कई बार क्वेश्चन आया, सुंडा स्टेट कहाँ पे है? यह सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्टेट है। इसी के बीच यह काराकाटाओ नाम का आइलैंड पे माउंट काराकाटाओ वोल्केनिक आइलैंड है, सॉरी वोल्केनिक माउंटेन है। इस पे एक अचानक से बहुत ज़्यादा तेज एक्सप्लोजन होता है। 20 से 50 माइल हाई इसके एसेस जाते हैं। सोचिए कितना एक्सप्लोजन रहा होगा। यह अगस्त 1883 में यह एक्सप्लोजन होता है और इसके एसेस जब नीचे आते हैं तो आइलैंड के 2/3 सब कोलैप्स कर जाते हैं। आइलैंड का 2/3 जो हिस्सा है वह कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि लगभग 66 से 70% के अबाउट जो आइलैंड है वो कोलैप्स कर जाता है और डिसअपियर हो जाता है। एक बहुत बड़ा ह्यूज सबमरीन काल्डेरा बनता है। सबमरीन इसलिए क्योंकि यह समुद्र के नीचे जा चुका था। द एक्सप्लोजन कुड बी हर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तक इसके एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि 3000 माइल दूर है वहाँ से। सोचिए एक्सप्लोजन कितना तेज रहा होगा। और लगभग 36,000 लोग इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडोनेशिया डूब जाते हैं। 36,000 लोग। माउंट पीली का इरप्शन मई 1902 में हो जाता है और यह मॉडर्न टाइम में मोस्ट कैटास्ट्रोफिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स माना जाता है। यह वेस्ट इंडीज में है माउंट पीली। वोल्केनिक इरप्शन में बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हॉट लावा निकलते हैं, जिसको लोग नाम देते हैं ग्लोइंग एवलांचे। एवलांचे क्या होता है? पहाड़ों में स्नो में आता है एवलांचे, एक तेज तूफान की तरह होता है। इसको वहाँ लोकल लैंग्वेज नुई आर्डेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग एवलांचे, क्योंकि यह ग्लोइंग था, लावा था ना, मैग्मा था, निकल कर बाहर आया था जो ग्लो कर रहा था। सेंट पीरी कैपिटल था मर्तनिक का। सेंट पीरी ये पूरी की पूरी कैपिटल जो थी वह लावा के रास्ते में आ जाता है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ मिनटों में ही। 30,000 लोग उसके डेथ हो जाते हैं। 30,000 लोग यानी कि पूरा इंटायर पॉपुलेशन 30,000 का वहाँ डेथ हो जाता है। सिर्फ 2 ही वहाँ बच पाते होंगे, लकली शायद वो नहीं होंगे वहाँ पे, इसलिए बच जाते हैं। वाज किल्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, इवन द सी वाज बॉइलिंग। इतना गर्म था लावा कि सी बॉयल करने लग जाता है और जितने शिप थे अगल बगल के हार्बर में वह सब ब्रेक कर जाते हैं। इतना ज़्यादा बॉइलिंग हो रहा था, लावा इतना हॉट था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से देख लेंगे। वोल्केनोज मेनली 2-3 जगह पे हैं और क्लियरली डिफाइंड पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। बुक में लिखा है क्लियरली पैटर्न से यह पता चलते हैं। जहाँ पे फोल्डेड या फॉल्टेड होते हैं ना, वहीं पे वोल्केनो जनरली मिलते हैं। सबसे बड़ा वोल्केनिक क्षेत्र कहाँ पे? ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोबेबली डेट इन द सर्कम पैसिफिक रीजन, पॉपुलरली टर्म्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको हम लोग कहते हैं सर्कम पैसिफिक रीजन में। लगभग कितना है यहाँ पे? लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोज यहीं पे हैं। 2/3 ज़्यादातर। यह बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अर्थ पे अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज अभी हैं और हजारों डोरमेंट या एक्सटेंट हैं। तो एक्टिव वोल्केनोज 500 हैं। अब हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को
देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखेंगे चेन ऑफ वोल्केनोज एक्सटेंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 माइल्स, 2000 माइल्स तक फैला हुआ है फ्रॉम एलुटियन आइलैंड्स। इसको मैप में भी देखेंगे अच्छे से, अभी पढ़ लेते हैं। एलुटियन आइलैंड से शुरू करते हैं। यह एलुटियन आइलैंड से शुरू होता है। कमचटका प्लेन जो प्लेट्यू है, ये कमचटका प्लेट्यू रसिया का पार्ट है। अभी उससे होते हुए जापान, फिर नीचे फिलीपींस, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा अभी देखे थे हम लोग, काराकाटा इसी के बीच में सुंदा स्टेट में था। फिर साउथवर्ड और नीचे जाते हैं पैसिफिक आइलैंड में। कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे सोलोमन है, न्यू हैवरीज है, टोंगा है, नॉर्थ आइलैंड है, फिर उसके नीचे न्यूजीलैंड। अदर साइड हम लोग जाएंगे तो फिर साउथ से शुरू करते हैं। साउथ में पैसिफिक ओशियन में कहाँ है, एंडीज माउंटेन रेंज है ना, उससे ऊपर जाते हैं। फिर सेंट्रल अमेरिका, उसके देश आते हैं जैसे ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, निकारागुआ। फिर ऊपर में मैक्सिको है, और उससे ऊपर अलास्का तक जाता है, जो अमेरिका का पार्ट है, अलास्का तक जाता है। यह है सरकम पैसिफिक रिंग। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा वोल्केनो जो है 100 एक्टिव वोल्केनोज फिलीपींस में है। याद रखेंगे, फिलीपींस में बहुत ज्यादा वोल्केनो है, 100 एक्टिव वोल्केनोज, एंड 70 फिर इंडोनेशिया में, और एंडीज में भी हैं, जापान में भी हैं। अब अटलांटिक कोस्ट पे आ जाते हैं, या पैसिफिक का बात हो गया, अब अटलांटिक कोस्ट पे आते हैं। इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम है, और एक्टिव वोल्केनोज तो बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ ही हैं गिने चुने। और डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटेंट वोल्केनोज काफ़ी सारे हैं, जैसे मैडेरा, एसेंशन, सेंट हेलेना, केप वर्दे आइलैंड, कैनरी आइलैंड्स, ये सब अब एक्सटेंट हो चुके हैं, डोरमेंट हैं। बट दोज ऑफ आइलैंड्स एंड एजोर्स आर एक्टिव। इसमें कुछ आइलैंड्स के और एजोर्स के जो वोल्केनोज हैं वो अभी एक्टिव हैं। मेडिटेरेनियन में फिर पाया जाता है। अभी हम लोग क्या देखें, पैसिफिक देखें, फिर एटलांटिक देखें, अब थर्ड मेडिटेरेनियन देखते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन के जो अल्पाइन फोल्ड्स के पास हैं, जैसे वेसुवियस है, इटली के पास है ना ये, और इतना है, स्ट्रोम्बोली है, वोल्केनो जो इटली का है, इसी से नाम डिराइव हुआ था ना वोल्केनो का, एंड दोज ऑफ एशियन आइलैंड्स, ये सब अल्पाइन फोल्ड्स के पास एसोसिएटेड हैं। इनको मेडिटेरेनियन रीजन में कहते हैं, वहाँ पे हैं। कुछ वही कंटिन्यू होते जाते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन वाले कंटिन्यू होकर एशिया माइनर में आ जाते हैं, जैसे माउंट एरारात, माउंट एल्ब्रूज, ये सब है। हिमालय में नहीं है, या याद रखेंगे हम लोगों इंडिया और आसपास के देश के लिए बहुत अच्छा है कि हिमालय में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अब हम लोग इसको एक्टिव अच्छे से मैप पे देख लेते हैं। यह देखिए एलुटियन आइलैंड्स है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान देकर, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं। कन्वर्जिंग, ये सारे प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्जिंग है, क्योंकि प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट में पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो कभी कभी ओरिफिस या वेंट खुल जाता है इसी में, और लावा बाहर आ जाता है, तब वल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अब देखिए एलुटियन आइलैंड से चलते हैं, यहाँ फिर कमचटका प्लेट्यू आ जाता है, जो रसिया का पार्ट है। कमचटका के नीचे देख रहे हैं, ये सब जापान है, फिलीपींस है, और यह इंडोनेशिया का कुछ पार्ट है, जावा, सुमात्रा वाला एरिया है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये सब पैसिफिक आइलैंड्स हैं, न्यू हैवरीज आइलैंड, और नीचे फिर यहाँ पे आ जाता है न्यूजीलैंड। फिर अदर साइड में जाते हैं तो यह एंडीज माउंटेन रेंज है यहाँ पर। फिर ऊपर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, निकारागुआ है, और उस तरह से कोस्टा रिका है। फिर और ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है, फिर यह अमेरिका है, और ऊपर में यह अलास्का का पार्ट है। यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इसको याद रखेंगे, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन बन जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या वोल्केनो से, तो यह फिगर बनाना पड़ता है। इस फिगर को याद कर लेंगे, रख लेंगे दिमाग में। यहाँ पे एडिशनल फिगर दे दिए हैं ताकि प्लेट का मूवमेंट दिखाई दे, किस तरह से प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का निर्माण हो रहा है। अफ्रीका में भी वोल्केनोज हैं कुछ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज में है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज में माउंट किलिमांजारो है, माउंट केनिया है, जो लगभग प्रोबेबली एक्सटेंट हो चुके हैं, माना जाता है एक्सटेंट, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी अचानक से एक्सप्लोजन हो जाता है। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ वेस्ट अफ्रीका है माउंट कैमरून। कैमरून एक कंट्री का भी नाम है, तो एक्टिव वोल्केनो यह है। देयर आर सम वोल्केनिक कोन्स इन मेडागास्कर। मेडागास्कर में कुछ है, मेडागास्कर एक आइलैंड है इंडियन ओशियन में, अफ्रीका के पास, या याद रखेंगे। बट एक्टिव इरप्शन हैव नॉट बीन नोन सो फार।
वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में हम लोग देखे थे माउंट पीली इन मर्तनिक कितना ज़्यादा वायलेंटली यह एक्सप्लोड किया था। और सेंट विंसेंट उसी के नीचे है, सेंट विंसेंट, यह भी एक वोल्केनिक आइलैंड है। फिर लेसर एंटिलीज आर मेड अप mainly of volcanic islands and some of them still bear signs of volcanic liveliness. Is where in the interior of continent Asia, North America, Europe and Australia active volcanoes are rare. तो मेनली जहाँ पे था इस बुक में कवर हो गया है। गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग को शॉर्ट में देख लेते हैं ब्रीफली। गीजर्स किसको कहते हैं? जो फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर होते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ऊंचा जाते हैं, वायलेंटली बाहर आते हैं। जब यह नीचे रॉक्स गर्म बहुत ज़्यादा हीटेड रॉक है, यह मैग्मा के टच में आ जाते हैं तो यह बहुत वायलेंटली बाहर आते हैं। 150 फीट तक इनकी कभी कभी हाइट चली जाती है, इतने ऊपर तक जाते हैं ये। थर्मल या वल्केनिक रीजन के आसपास पाए जाते हैं। इनकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चली जाती है, इतने गर्म हो जाते हैं ये। बाहर आते वक्त गैसेस भी बाहर आते हैं। मेनली 3 मेजर एरियाज में पाए जाते हैं, आइसलैंड में, रोटोरुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड में, न्यूजीलैंड में एंड येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएस। येलोस्टोन पार्क का वर्ल्ड्स बेस्ट नोन गीजर है वहाँ पे, जिसका नाम ओल्ड फेथफुल रखा गया है। ओल्ड फेथफुल, यह लगभग हर 63 मिनट पे इसका एक्सप्लोजन मतलब बाहर यह आते रहता है और टूरिस्ट लोग इसको देखने जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे, लगभग ये बाहर आता है। हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग या को थर्मल स्प्रिंग भी कहते हैं। यह ज़्यादा कॉमन है, हमारे इंडिया में भी बहुत जगह पे मिलते हैं, बिहार में भी मिलते हैं, जैसे कि राजगीर में मिलता है। इसको गर्म कुंड कहते हैं। गर्म कुंड क्योंकि इसमें पानी गर्म होता है और रॉक के कांटेक्ट में रहता है ना, इसलिए इसमें मिनरल्स भी चले जाते हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू इसका बढ़ जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि इसमें स्नान करने से स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है, जैसे जापान एंड हवाई में लोग जाते हैं देखने। अब हम लोग अर्थक्वेक को देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थ के ट्रिमर को कहते हैं अर्थक्वेक। जब अर्थ मूवमेंट कर जाता है, जब शेक करता है, अर्थ का जब क्रस्ट शेकिंग करता है तो अर्थक्वेक कहते हैं। हर साल लगभग 50,000 अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन बहुत सारे माइनर अर्थक्वेक होते हैं, माइनर अर्थ ट्रिमर्स होते हैं, लेकिन कुछ बहुत लार्ज स्केल पे बड़े मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के आते हैं, जिससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है। जापान में इसके कारण सुनामी भी आ जाता है। सुनामी क्या है? जब अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, समुद्र के अंदर जब आता है अर्थक्वेक, तो इसकी वेव निकलती है और आइलैंड के पास आकर इसकी वेव की ऊंचाई और ऊंची हो जाती है, जिसके कारण आइलैंड के कोस्टल एरिया में काफी डीपली पानी चला जाता है, फ्लडिंग हो जाता है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसका नाम सुनामी है। जापान में इसका नाम सुनामी है, टी साइलेंट होता है। जापान में सुनामी कई बार आता है। अब हम लोग अर्थक्वेक के एक बहुत बड़े एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक ऑन 1 नवंबर 1775 में। इसमें अचानक से इतना तेज अर्थक्वेक आता है कि हजारों लोग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लिस्बन में डूब जाते हैं और वहाँ पे डेथ हो जाती है सबकी। बिल्डिंग कोलैप्स कर जाते हैं। लगभग 60,000 इनहैबिटेंट्स डाई। 60,000 लोग रहने वाले निवासी वहाँ चले जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, डूब जाते हैं वो। इनका अर्थक्वेक लगभग 400 माइल रेडियस में फील होता है। लिस्बन के 400 माइल्स रेडियस होता है इनका, अर्थक्वेक फील होता है। तो यह बहुत मेजर अर्थक्वेक है, एग्जाम्पल है ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लिखा है कि लगभग जहाँ पे वल्केनोज है वहाँ अर्थक्वेक है, क्योंकि ये ट्रिमर है, जहाँ भी वल्केनोज जाएंगे वहाँ अर्थक्वेक होगा। हालांकि मैनमेड अर्थक्वेक भी अब आते हैं, क्योंकि इंसान के इतना ज़्यादा काम करने के कारण, जैसे कहीं डायनामाइट से आ जाता है, कहीं बड़े डैम बना दिए हैं, डैम का कोलैप्स हो गया है तो आ जाता है अर्थक्वेक। तो आ जाता है अर्थक्वेक उन रीजन से भी, तो उसको मैन मेड अर्थक्वेक कहते हैं। ये सब नेचुरल अर्थक्वेक हैं जो अर्थ के अंदर क्रस्ट का हिलना होता है, वोल्केनिक इरप्शन के आसपास ज़्यादा होते हैं। 70% ऑफ अर्थक्वेक कहाँ है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, क्योंकि लगभग 70% या 2/3 वोल्केनिक इरप्शन भी तो वहीं होता है और अर्थक्वेक भी वहीं होता है। फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट में हम लोग देख लिए
अब अनदर 20% ऑफ अर्थक्वेक मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट में होता है, इंक्लूडिंग एशिया माइनर, हिमालय, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो हिमालयस में कोई एक्टिव वल्केनोस तो नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है। जैसे नेपाल सब में कई बार आता है अर्थक्वेक। इस वेयर द अर्थ क्रस्ट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड लेस प्रोन टू अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे होता है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक के लिए 2-3 स्केल है, जैसे इंटेंसिटी स्केल है, एक मैग्नीट्यूड स्केल है। इंटेंसिटी स्केल को मर्केली स्केल भी कहते हैं। इसमें रोमन नंबर 1 से 12 तक इसका नंबरिंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि 1 से 12 तक इनकी नंबरिंग होती है। और मैग्नीट्यूड स्केल रिचर स्केल होता है। रिचर स्केल में 1 से 10 तक होता है इनकी नंबर, और यह मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। अंतर यह है कि मैग्नीट्यूड देखते हैं कि कितना जोर से धरती शेकिंग हुआ था, ग्राउंड का कितना तेजी से शेकिंग हुआ था, यह इसमें मैग्नीट्यूड में देखते हैं। और इंटेंसिटी में देखते हैं कि सरफेस में आने के बाद इसका डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा हुआ। तो इंटेंसिटी स्केल को हम लोग इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए कहीं पे मान लेते हैं अर्थक्वेक तो बहुत तेज आया था, लेकिन वह डेजर्ट एरिया था, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रहते हैं, तो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं होगा ज़्यादा। तो उस हिसाब से अर्थक्वेक को कम समझ लिया जाएगा। और कहीं पे अर्थक्वेक कम ही आया होगा, कम ही शेकिंग हुआ होगा, लेकिन शहर के बीच आ गया हो और बहुत सारे लोग मर गए हों या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो उसको तो ज़्यादा मान लेंगे। तो इंटेंसिटी स्केल इसलिए कंपैरिजन के लिए नहीं माना जाता है। मैग्नीट्यूड स्केल का जब शेकिंग ऑफ ग्राउंड होता है तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 से 10 तक इनकी नंबरिंग होती है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक यह है कि यह कैलकुलेट नहीं कर पाता है एनर्जी रिलीज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक ऑन द फॉल्ट विद द ग्रेट रप्चर स्ट्रेंथ। तो तो अब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज साइंटिस्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे याद रखेंगे, यही एग्जामिनेशन में यही पूछता है। अब हम लोग सेइस्मिक वेव के बारे में देख लेते हैं। सेइस्मिक वेव, जब एन अर्थक्वेक रिलीजेस पल्सेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड सेइस्मिक वेव्स, जो एनर्जी निकलता है वेव एनर्जी है, उसी को सेइस्मिक वेव कहते हैं। अर्थक्वेक के टाइम पे निकलता है। और यहाँ पे और आगे डिटेल में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि PSLR यह सीक्वेंस है सेइस्मिक वेव आने का। P से प्राइमरी, S से सेकेंडरी वेव, लव वेव एंड रेलिक वेव। आगे डिटेल में देखेंगे, पर सबसे पहले कौन आता है? प्राइमरी वेव आता है, फिर सेकेंडरी, फिर लव, फिर रेलिक। प्राइमरी वेव फास्टेस्ट होता है, इसलिए सबसे पहले यह डिटेक्ट होता है, सबसे पहले आता है। अब देखिए सेस्मिक वेव के 2 टाइप होते हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव ट्रेवल इनटू द बॉडी, बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और इनके 2 टाइप होते हैं। यह साउंड वेव की सिमिलर होते हैं, साउंड वेव के सिमिलर होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव फास्टेस्ट होते हैं, इसलिए सबसे पहले यही डिटेक्ट होते हैं। फिर सेकेंडरी वेव स्लोअर होते हैं प्राइमरी वेव से। सेकेंडरी वेव दोनों में अंतर यह है कि प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से प्राइमरी वेव जाते हैं, तभी तो ये सबसे पहले फास्टेस्ट भी होते हैं, आते हैं, सबसे पहले डिटेक्ट हो जाते हैं। और सेकेंडरी वेव ओनली सॉलिड, क्योंकि यह इनको थोड़ा सा रिजिडिटी चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, इलास्टिसिटी की भी जरूरत होती है। गैसेज और लिक्विड में ज़्यादा इलास्टिसिटी होता नहीं है, रिजिड होते नहीं है, इसलिए एस वेव यानी सेकेंडरी वेव उसमें ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। यह ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है और यह लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह होता है, यह थोड़ा ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। और सरफेस वेव का 2 टाइप है, रेलिक वेव एंड लव वेव। लव वेव सबसे खतरनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बिल्डिंग का इसी में होता है। देख लीजिए क्यों होता है, क्योंकि यह लव वेव है। देखिए यहाँ पर यह भी परपेंडिकुलर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर इनका मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है सरफेस वेव एंड लव वेव में, कि इनकी पार्टिकल देखिए एक दूसरे के साथ है, इनके इंडिविजुअल पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, देखिए, इसलिए लव वेव बिल्डिंग के लिए बहुत खतरनाक होता है, सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव यही होता है। अब हम लोग इसमें डायग्राम में देख लेते हैं बॉडी वेव एंड लव वेव। बॉडी वेव देखिए सेम डायरेक्शन में, वेव के सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, यही अंतर है दोनों में, यही डिफरेंस है।
देखिए सरफेस वेव एंड बॉडी वेव जो बॉडी के अंदर जाता है, सरफेस वेव सरफेस पे रहता है, लव वेव एंड रेलिक वेव, यह बॉडी वेव है। प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें बताता है, जानकारी देता है। कैसे देता है? क्योंकि देखिए प्राइमरी वेव बताए थे ऑल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से यह पास कर सकता है, इसलिए यह सभी जगह मिलते हैं। सिर्फ बीच में यहाँ पे शैडो जोन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब अचानक से मोल्टेन स्टेट आता है और फिर कोर सॉलिड होता है तो इनकी थोड़ा सा एंगल बदल जाता है। इसके कारण यह यहाँ पे 103 डिग्री से 142 डिग्री पे बन जाता है शैडो, दोनों तरफ शैडो। पी वेव शैडो जोन कहते हैं इसको। और एस वेव का यानी सेकेंडरी वेव में देख लीजिए, यह ओनली सॉलिड से ट्रेवल करता है, ओनली सॉलिड से, इसलिए यह ऊपर में तो 103 डिग्री तक इनका वेव रिसीव होता है, लेकिन इसके बाद नहीं होता क्योंकि मोल्टन मैग्मा आ जाता है, फिर उसके बाद अंदर कोर आ जाता है और यह मैग्मा में नहीं जा पाता है क्योंकि यह उसमें ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये पूरा एस वेव का शैडो जोन बन जाता है। इससे हमें पता लगता है कि बीच में कोर है जो सॉलिड है। मूवमेंट से, वेव के मूवमेंट से ही पता लगता है। बीच में कोई लिक्विड स्टेट आता है यानी मोल्टन स्टेट आता है जिसका मेंटल नाम है, और ऊपर में क्रस्ट है जो सॉलिड है। इसी से पता लगता है एस वेव एंड पी वेव के वेव रिसीव करने से। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।